नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। किसी भी देश का आधार तभी मजबूत होता है जब उसकी एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। भारत कई सालों तक गुलाम रहा, तो इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि तब हमारे बीच एकता की भावना नहीं थी और इसी का फायदा उठाकर विदेशी हमारे ऊपर सैकड़ों साल तक राज करते रहे। देश का विकास, शांति, समृद्धि तभी संभव है जब देश में लोगों के बीच एकता रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस लोगों को यही पाठ सिखाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता की मिसाल कहा जाता है, क्योंकि लौह पुरुष ने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया। ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आजादी के बाद 550 से ज्यादा देसी रियासतों का विलय भारत में कराकर देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। उनका साहसिक नेतृत्व आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर साल सरदार पटेल की जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाता है। इस दिन पूरे देश में लोग आपसी एकता को दर्शाते हुए एकता दौड़ में भाग लेते हैं। सरदार पटेल के 144वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश को एक करने में उनके महान योगदान को याद किया। आज विशेष में बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस की, साथ ही बात करेंगे देश की एकता और अखंडता को मौजूदा स्वरूप देने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान और उनके जीवन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश में एकता के स्वर को सबसे ज्यादा बुलंद स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया। वो सदी में आज के युवा जैसी नई सोच के व्यक्ति थे। वो हमेशा देश को एकता का संदेश देते रहे। यही वजह है कि 2014 से हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। सरदार पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश भर में 700 से ज्यादा जिलों में आयोजित एकता दौड़ में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ ने देश की 560 से ज्यादा रियासतों को एकता के सूत्र में बांधकर अखंड भारत की रचना की थी। देश की एकता के सूत्रधार सरदार पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर पूरे देश में एकता दौड़ के साथ ही कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। दिल्ली के पटेल चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्विटर संदेश में कहा, भारत के लौह पुरुष ने देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित की। उनका साहसिक नेतृत्व आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी देश सेवा के लिए सभी भारतवासी सरदार पटेल के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर देश के नागरिकों से आग्रह किया, आज देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर प्रेरणा पुरुष की देश निष्ठा, त्याग, तपस्या और दूरदृष्टि को कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूँ। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत की आधुनिक प्रशासनिक सेवा के संस्थापक थे। प्रशासनिक अधिकारियों से प्रखर राष्ट्रनिष्ठा और सुझावों में निर्भीकता, स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा की अपेक्षा करते थे। नए भारत की नए अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का आह्वान करता हूँ।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने सरदार पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा पर जाकर लौह पुरुष को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लिया। उन्होंने परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण भी किया। केवड़िया में विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को एकता की शपथ भी दिलाई। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास रहा होता तो उसे सुलझाने में इतनी देर नहीं होती। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सरदार पटेल को समर्पित करते हुए कहा कि उनका जो सपना अधूरा था वो दीवार गिरा दी गई है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास रहा होता तो उसे सुलझने में इतनी देर नहीं होती। कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था अब वो दीवार गिरा दी गई है। हमें इस बात की भी खुशी है कि आज से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की प्रेरणा से ही हम संपूर्ण भारत के भावनात्मक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण पर बल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो प्रयास हैं जिसके बगैर 21वीं सदी के विश्व में भारत की मजबूती की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत की यही एकता देश विरोधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जो हमसे युद्ध में नहीं जीत सकते वो हमारी इस एकता को चुनौती दे रहे हैं। जो हमसे युद्ध नहीं जीत सकते वो हमारी इसी एकता को चुनौती दे रहे हैं। सदियों से संजोई हुई हमारे भीतर समर्थ बंद करके जीवित रही एकता को ललकारा जा रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सदियों की ऐसी ही कोशिशों के बावजूद हमें कोई मिटा नहीं सका। हमारी एकता को कोई परास्त नहीं कर सका। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए सरदार पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पूरे 70 साल हो गए, किसी ने धारा 370 और 35A को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। 2019 में देश की जनता ने फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी और पूर्ण बहुमत के साथ सौंपी। और 5 अगस्त वो दिन है जिस दिन देश की पार्लियामेंट ने धारा 370 और 35A को हटाकर सरदार साहब का अधूरा स्वप्न पूरा करने का काम किया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। सेंट्रल हॉल स्थित उनके चित्र पर माल्यार्पण कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद थे।
राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया। लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जिस देश ने अपनी एकता के आगे अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया, उस देश के आजाद होते ही सबसे बड़ी चुनौती थी इस एकता को बनाए रखने की। पाकिस्तान अलग देश बन चुका था और बंटवारे की टीस दिलों में थी, लेकिन बंटवारे के बाद भी भारत के सामने चुनौती थी। भारत के रियासतों का देश में विलय और एक अखंड देश की स्थापना करना। देसी राजाओं को मनाने और भारत के साथ लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे अहम भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ, लेकिन ये आजादी बिना शर्त नहीं मिली थी। देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। विभाजन के नियम अंग्रेजों ने तय किए। अंग्रेज प्रशासित राज्य दोनों देशों के बीच मजहबी आधार पर बांटे गए। बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं हुआ था, आबादी भी धार्मिक आधार पर बंट रही थी। देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, लेकिन असली मसला देशी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत राजा और रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी एक को चुनने या अलग रहने का विकल्प दिया गया। बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल पर लोगों की सुरक्षा और देश को एक रखने की दोहरी जिम्मेदारी थी। कुछ महाराजा जागरूक और देशभक्त थे, लेकिन उनमें से कई ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र शासक बनने का ख्वाब देख रहे थे। सरदार पटेल ने राजाओं और नवाबों से देशभक्ति की भावना दिखाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देशी राजा भारत की आजादी से जुड़े और ऐसे जिम्मेदार शासक के तहत बर्ताव करें जो सिर्फ अपनी प्रजा के भविष्य की चिंता करते हैं। सरदार पटेल ने स्पष्ट कर दिया कि देशी राजाओं का अलग राज्य बनाने का सपना असंभव है। भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने में ही उनकी भलाई है। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति आजाद भारत सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा, रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश और संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मानी और 15 अगस्त आने से पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। कुछ राजाओं ने थोड़ी नानुकुर की, लेकिन कोई विकल्प ना होने पर विलय की बात उन्हें माननी ही पड़ी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर भारत का हिस्सा बनने को तैयार न थे। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अलग देश बने रहने का ऐलान किया। सरदार ने सब लोगों को जब बुलाया और ये कहा कि आप लोग स्वेच्छा से ही ये विलय पत्र हस्ताक्षर कर दीजिए, लेकिन सरदार पटेल का स्वेच्छा से विलय कर दिए जाने की जो भाषा थी वो इतनी कड़ी थी कि उसमें सीधा सीधा संदेश था कि यदि आप स्वेच्छा से विलय नहीं करेंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं। तो इसी कारण से सरदार पटेल की एक तरह से चेतावनी भरी जो एक जिसको हम कहें सलाह थी रजवाड़ों को, और यही कारण था कि लगभग देश के सभी पूर्व रियासतों के राजा, महाराजा, नवाबों ने भारत में विलय का अपना विलय पत्र स्वेच्छा से ही दे दिया और सरदार पटेल के साथ किसी ने बहस नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि सरदार पटेल जो बात कह रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है भारत के देश की। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खानजी ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन नवाब माना नहीं। इस बीच जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बढ़ते विरोध के बीच नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा और जूनागढ़ भारत में मिला लिया गया। इधर निजाम ने हैदराबाद को आजाद देश घोषित कर दिया।
भारत ने निजाम से अपना फैसला बदलने की अपील की। जून 1948 में माउंटबेटन ने हैदराबाद को भारत से समझौता करने की सलाह दी। प्रस्ताव के तहत हैदराबाद भारत की प्रभुता के अधीन एक स्वायत्त राष्ट्र का दर्जा पा सकता था, लेकिन निजाम माना नहीं। इस बीच हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। भारत ने हैदराबाद में सेना भेजने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद के बीच लड़ाई शुरू हुई। 18 सितंबर को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जवान और कबायली घुस आए। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत किए बिना मदद भेजने से इनकार कर दिया। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। हैदराबाद की रियासत तो बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत अमीर रियासत थी, और उसके जो निज़ाम थे उनको ये लगता था कि मैं अपनी जो रियासत है वो उसका विलय भारत में क्यों करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक आज़ाद देश बनना चाहता हूं। ऐसी तरह से जूनागढ़ के नवाब ने भी कहा कि मुझे नहीं जाना है भारत में, और मैं तो पाकिस्तान में जाना चाहता हूं। और जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, वो तय ही नहीं कर पा रहे थे कि उनको भारत में विलय करना है या स्वतंत्र रहना है। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की और मई में एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया, लेकिन भोपाल की जनता ने इसका विरोध किया। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया। भारत के दबाव और जनता के विरोध के बीच 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। इस तरह तमाम देशी रियासतें भारत का हिस्सा बनी। देश की एकता और मौजूदा स्वरूप तैयार करने में सरदार पटेल की अहम भूमिका के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन खेड़ा और बारदोली का जिक्र किए बिना अधूरा है। दरअसल महात्मा गांधी के सत्याग्रह आधारित चंपारण आंदोलन की सफलता ने लोगों को उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने का नया रास्ता दिखाया, तो खेड़ा और बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन ने सरदार पटेल को एक बड़े जननेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1917 का सावन गुजरात के किसानों के लिए मुसीबत बनकर आया। इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बेकाबू होते चले गए। खेतों में पानी जमा हो जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। खेड़ा जिले के आसपास खाद्यान्न और पशुओं के चारे की भारी दिक्कत हो गई। इंसान और जानवरों के लिए भूखमरी के हालात बन गए। ऐसे हालात में खेड़ा के किसानों ने सरकार से अनुरोध किया कि उनसे इस साल मालगुजारी न वसूली जाए, लेकिन अंग्रेज नौकरशाहों ने किसानों की फरियाद सुनने से इनकार कर दिया। गुजरात सभा का अध्यक्ष होने के नाते महात्मा गांधी ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर मालगुजारी की वसूली स्थगित करने की मांग की। जब कोई जवाब नहीं मिला तो गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों को सत्याग्रह की सलाह दी और शपथ दिलाई कि कोई भी किसान बकाया मालगुजारी नहीं देगा। गांधी जी के आह्वान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल वकालत छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल के अलावा शंकर लाल बैंकर, अनुसुईया बहन, इंदुलाल याज्ञिक और महादेव देसाई जैसे नेता गांव-गांव जाकर किसानों को जागृत करने में लग गए। उन्होंने किसानों में सरकारी अफसरों से न डरने का साहस जगाया। सरकार ने आंदोलन दबाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। आखिरकार सरकार को समझौता करना पड़ा। वो बहुत मॉडर्न थे, अंग्रेज़ों के एक तरह से पहनावे में पूरी तरह से जिसको हम कहें तो अंग्रेज जैसे थे, लेकिन जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो वो एकदम बदल गए। और महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने सामाजिक जीवन में पदार्पण किया और महात्मा गांधी ने उनको खेड़ा और बारदोली का जो आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, किसानों की समस्याओं को लेकर जो जन आंदोलन था, उसकी अगुवाई करने के लिए महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को चुना। सामाजिक जीवन में भी
उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर, उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे, तो उन्होंने सामाजिक जीवन में भी और गुजरात में विशेष तौर से बहुत योगदान दिया था। खेड़ा आंदोलन ने सरदार पटेल की जिंदगी बदल दी। अब वो पूरी तरह से महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समर्पित थे। उन्होंने विदेशी कपड़ों का त्याग कर खादी पहनना शुरू किया। 1928 सरदार पटेल के जीवन का अहम पड़ाव है। इस साल गुजरात का बारदोली तालुका बाढ़ और अकाल से पीड़ित था। किसान भुखमरी के कगार पर थे। ऐसे में ब्रिटिश शासकों ने सालाना लगान 3% तक बढ़ाने का फरमान सुना दिया। इससे किसानों में गुस्से की लहर दौड़ गई। बढ़ा हुआ लगान 30 जून 1927 से लागू होना था। मुंबई राज्य की विधानसभा ने इस लगान वृद्धि का विरोध किया। किसानों का एक मंडल उच्च अधिकारियों से मिला, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जब सरकार टस से मस न हुई तो इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने का फैसला लिया गया। किसानों के आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए उनको सरदार की उपाधि भी महात्मा गांधी ने दी। तभी से उनको सब लोग सरदार पटेल, सरदार यानी जिसको हम कहते हैं मुखिया। तो किसान आंदोलन बारदोली में जो हुआ उसका मुखिया सरदार पटेल थे और बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने किसानों का जो आंदोलन था उसको चलाया। इसीलिए उनका जो एक सरनेम या टाइटल कहिए, महात्मा गांधी ने उनको सरदार की खिताब दिया था। किसानों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि बढ़ा हुआ लगान किसी भी कीमत पर अदा नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी की सलाह पर आंदोलन की कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सरकार ने लगान न देने पर किसानों के पशुधन और घरों की कुर्की करानी शुरू कर दी। इस बीच गांधी जी की अपील पर 12 जून को पूरे देश में बारदोली दिवस मनाया गया। इसके बाद आंदोलन चारों तरफ फैल गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। वायसराय की सलाह पर मुंबई सरकार ने लगान के आदेश को रद्द कर दिया। आंदोलन की सफलता पर एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब दिया। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व देश के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने युवावस्था से ही राष्ट्र और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था और अंत तक इस पथ पर लगे रहे। आइए चलते चलते नजर डालते हैं उनके जीवनी पर। नमस्कार। लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में उनके ननिहाल में हुआ। पिता झावेर भाई पटेल पेशे से किसान थे। 5 भाइयों और 1 बहन के बीच पटेल चौथे नंबर पर थे। बचपन से ही पढ़ाई में तेज सरदार पटेल को शिक्षा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्राथमिक शिक्षा अपने गांव करमसद से पूरी करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए पेटलाद के स्कूल में भर्ती हो गए। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा नाडियाड के माध्यमिक स्कूल से पास की। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत शुरू भी कर दी। 1902 में वो बोरसद में वकालत करने लगे। वहां वे फौजदारी मुकदमे में काफी कामयाब हुए, जिसके कारण उन्हें अच्छी खासी शोहरत मिली। सरदार पटेल बहुत अच्छे परिवार से आते थे, संपन्न परिवार के थे और बैरिस्टर थे। लंदन में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और आने के बाद भी वो एक सफल वकील के तौर पर प्रसिद्ध हुए थे और उनका किसी तरह की कोई रुचि सामाजिक जीवन में नहीं थी। लेकिन जब वो महात्मा गांधी से पहली बार मिले तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति मुझे इतना प्रभावित करेगा, और महात्मा गांधी से वो इतने अधिक प्रभावित हुए कि महात्मा गांधी के सबसे परम शिष्यों में सरदार पटेल हो गए। 1893 में 18 वर्ष की आयु में सरदार पटेल का विवाह झावेर बाई से हो गया। बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए वल्लभ भाई पटेल जुलाई 1910 में इंग्लैंड चले गए। वहां मिडिल टेम्पल में लॉ की पढ़ाई में दाखिला ले लिया। वहां कॉलेज में उन्होंने टॉप किया। 1913 में पटेल भारत लौट आए और जल्द ही देश के नामचीन क्रिमिनल लॉयर बन गए। वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछूत और नारियों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
स्वतंत्रता आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेड़ा आंदोलन में हुआ। यह सरदार पटेल की पहली बड़ी सफलता थी। 1922 में बोरसद में सत्याग्रह में उन्होंने हदिया कर को खत्म कराया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ और इसके बाद पटेल का नाम पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के लोगों ने सरदार की उपाधि से नवाजा, जो आगे चलकर इनकी पहचान बनी। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति ने सरदार पटेल को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने आजादी के सभी प्रमुख आंदोलनों में शिरकत की। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हुआ, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता और सूझबूझ से बिना किसी खून खराबे के देशी रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया। जितना सम्मान सरदार पटेल को देश की ओर से, सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए था, वो दुर्भाग्य से कांग्रेस के राज में नहीं मिला। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाकर उसको जो एक स्थान दिया देश की राजनीति में, देश के उसमें, और उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया है। क्योंकि न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो भारत में और गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और उसके जो एक सांकेतिक जिस व्यक्ति ने ये सब किया, वो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है, जो आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। 1948 में गांधी जी की मृत्यु से सरदार पटेल को गहरा आघात पहुंचा और 2 वर्ष बाद ही उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ, जिससे वे उबर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।